हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर इस चैनल में अगर नए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी जो टॉपिक है एमसीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिल जाएगी एमसीएल के एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए। तो आज मैं आपको उस टॉपिक को लेकर आया। एमसीक्यू टॉपिक है आपको सीएमआर 2017 जो है, कोल माइन रेगुलेशन 2017, उसके अकॉर्डिंग मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कोशिश किया है बनाने का। एमसीक्यू 1 से 2 रेगुलेशन नंबर और 3 से 10 रेगुलेशन नंबर के अकॉर्डिंग मैंने बनाया। और भी एमसीक्यू मैंने बना के रखा, वो सारा धीरे धीरे मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है एमसीक्यू ही रहता है। और कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और सीएमआर 2017 है जो बहुत ही ज़रूरी है। आप एक एक लाइन अच्छे से बुक से पढ़ लें, और इससे जो क्वेश्चन मैंने निकाला है पढ़ के खुद से, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कोल माइंस रेगुलेशन कब से लागू है? 1 नवंबर 2017, 24 अक्टूबर 2017, 27 नवंबर 2017, 24 अक्टूबर 1957। तो इसका सही आंसर आपका है 27 नवंबर 2017। यानी 2017 का 27 नवंबर से नया सीएमआर 2017 लागू हुआ है। और 1957 जो था उसको रद्द करके रेगुलेशन नंबर 260 में उसको लिखा गया कि इसको रद्द किया जाता है और 2017 को लागू किया जाता है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन अबांडन। अबांडन का मतलब होता है बंद। बंद माइन या उसके किसी भाग से प्राप्त प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्राकृतिक गैस का मतलब होता है CH4। ठीक है, तो हमारा माइंस का CH4 जो है इसको हम लोग निकालते हैं। ये आपका रेगुलेशन में आपको मिल जाएगा। रेगुलेशन नंबर हमें याद नहीं आ रही है। मैंने जैसे कहा कि एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, लगभग सीएमआर से आपको बहुत ही क्वेश्चन मिलेगी। तो इसका ऑप्शन मैंने दिया है अबांडन माइन मीथेन, अबांडन वर्किंग, कोल माइन मीथेन, और चौथा ऑप्शन है ऑल। क्या क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा अबांडन माइन मीथेन। तो इस तरह से निकाले गए प्राकृतिक गैस को अबांडन माइन मीथेन बोलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, एक्ट किसे कहते हैं? एक्ट जो है 4 ऑप्शन के साथ आपको दिया रहेगा, आपको चूज करना रहता है। तो सही आंसर आपको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है माइंस एक्ट 1952 को बोलते हैं, या माइन रूल 1955 को बोलते हैं, या सीएमआर 2017 को बोलते हैं, या सभी को बोलते हैं। सभी को तो नहीं बोल सकते हैं, इसको माइन एक्ट 1952 बोलते हैं। इसका जो पब्लिश डेट है मैं आपको बता देता हूँ। एक्ट 1 जुलाई 1952 से इम्प्लीमेंट है। जिस तरह से कोल माइन रेगुलेशन 27 नवंबर 2017 से है, उसी तरह से 1 जुलाई 1952 से इम्प्लीमेंट है। और एक्ट इसी को कहते हैं। रेगुलेशन के हिसाब से जो परिभाषा दी गई है, माइंस एक्ट 1952 को ही परिभाषा बताया गया एक्ट का। तो इस तरह से हमारा 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। चौथा क्वेश्चन है हमारा अबंडेंट वर्किंग क्या है? इस तरह से आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा। अबंडेंट वर्किंग, अबंडेंट के मतलब मैंने बताया था बंद वर्किंग, बंद। अबंडेंट का मतलब बंद, जिसे भविष्य में, पहला ऑप्शन है जिसे भविष्य में कार्य न लाने का उद्देश्य से बंद कर दिया गया हो। और दूसरा है जो फिलहाल तो बंद है लेकिन भविष्य में हम लोग उसको खोल सकते हैं या यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो है ऐसी वर्किंग जिसमें कार्य रुका है लेकिन प्रवेश योग्य है, यानी एसेसिबल है, यानी वहां हम लोग जा सकते हैं। कार्य तो बंद है लेकिन हम लोग वहां जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है जो वर्किंग अभी उपयोग नहीं हो रही है, जिस जगह का हम लोग यूज अभी नहीं कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन का मतलब यही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अबंडेंट वर्किंग का क्या मतलब होता है? बंद, जिसे भविष्य में कार लाने के उद्देश्य से बंद कर दी, जिसे ना लाने के उद्देश्य से बंद कर दिया। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ए होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या होगा? अबंडेंट वर्किंग जिसे भविष्य में कार्य ना लाने के उद्देश्य से बंद कर दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं 5 नंबर का, डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या है? तो इसको बार बार ऑप्शन ना देके मैं यही चारों ऑप्शन को फिर से ले लेता हूं। तो यही 4 ऑप्शन है, तो आप बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? तो आंसर जो होगी बी। डिसकंटिन्यूड का मतलब जो फिलहाल तो बंद है लेकिन भविष्य में उपयोग ला सकते हैं। और 6 नंबर का क्वेश्चन है डिसयूज्ड वर्किंग क्या क्या अर्थ है?
तो डिसयूज वर्किंग का अर्थ होता है ऐसी वर्किंग जिसमें कार्य रुका है लेकिन हम लोग वहाँ जा सकते हैं। डिसयूज का मतलब अभी यूज नहीं कर रहे लेकिन वहाँ जाना मना नहीं है, वहाँ जाने का कानूनन अधिकार है। और हमारा सातवां क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प सेफ्टी टॉर्च को कौन अप्रूव करता है? आपको इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा। CI का मतलब होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, यानी आपका DGMS का चीफ इंस्पेक्टर जिसको DG भी बोलते हैं हम लोग। और दूसरा ऑप्शन है रीजनल इंस्पेक्टर। रीजनल इंस्पेक्टर कहाँ अपॉइंट होता है मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पे तो नहीं दिया लेकिन मैं इसका डिटेल बताता हूँ। रीजनल इंस्पेक्टर DGMS का जहाँ जहाँ ब्रांचेज है, छोटा छोटा ब्रांच जैसे रांची में है, चाईबासा में है, हो सकता है और जगह भी है, तो उस सब जगह में एक रीजनल इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं। और चीफ इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर में रहता है जो DGMS का धनबाद में है, वहाँ पर आपका रहता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। और तीसरा ऑप्शन है मैनेजर। मैनेजर हर एक माइंस में एक मैनेजर नियुक्त होता है। अगर इसमें क्वेश्चन आती है कि किसी माइंस में कितने मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे, तो मैनेजर एक ही होगा। असिस्टेंट मैनेजर ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मैनेजर माइंस का एक ही होता है। और ओनर ओनर भी आपका एक ही होता है या दो भी हो सकते हैं। ओनर का कोई बात नहीं है, एक दो हो सकते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं वो तो खरीदेंगे ही माइंस। तो मैनेजर एक ही अपॉइंट होंगे और चीफ इंस्पेक्टर भी एक ही होता है, रीजनल बहुत सारे होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था सेफ्टी लैंप कौन अप्रूव करता है, और सेफ्टी लैंप हमारा जो है CI चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो DG है धनबाद का, वही अप्रूव करता है। तो हमारे 7 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गए हैं। 8वां जो है असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन के लिए कौन नियुक्त करता है? असिस्टेंट मैनेजर को कौन नियुक्त करता है? यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट है, कौन नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन जो है हमारा ओनर है। क्या ओनर करती है इसे, या मैनेजर करती है, या एजेंट करती है, या कोई भी कर सकती है? ऑल का मतलब है इन तीनों में से कोई भी कर सकती है। तो कौन करती है इसका नियुक्ति असिस्टेंट मैनेजर की? ऑप्शन आपका और सही है, कोई भी इसको नियुक्त कर सकता है असिस्टेंट मैनेजर को। ये बहुत कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। मैनेजर अपॉइंट तो सबको करती है लेकिन असिस्टेंट मैनेजर को कोई भी अपॉइंटमेंट कर सकती है, और मैनेजर को अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एजेंट और ओनर करेगी। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है। मैनेजर को कौन ओनर एजेंट अपॉइंटमेंट करेगी, और असिस्टेंट मैनेजर को तीनों में से कोई भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है। एक्जुलरी फैन, ये है फैन का अर्थ क्या है? हवा फेंकने वाला पंखा, या हवा खींचने वाला, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैटरी लो हो गया है, हमें खेद है थोड़ा सा टाइम लेने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो एक्जुलरी फैन का जो अर्थ होता है हवा फेंकने वाला, या हवा खींचने वाला, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एक्जुलरी फैन है, दोनों का दोनों कर सकता है। आप जिस तरह से कनेक्शन कीजिएगा उस आप पे निर्भर में, हवा फेंक भी सकता है और खींच भी सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इज द राइट आंसर। और 10 नंबर की बात की जाए, एक्जुलरी फैन का क्या कार्य है? एक क्या करता है? एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेसेस में हवा पहुंचाना। दूसरा ऑप्शन है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न में बहने वाली समस्त हवा को बढ़ाना। और तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन में आप जाएंगे तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानना होगा एक्जुलरी फैन का क्या काम है। तो एक्जुलरी फैन का जो काम है, एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेसेस में हवा पहुंचाना, यही एक काम है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AMM का फुल फॉर्म क्या है? जैसे मैंने बताया था, पहला ही क्वेश्चन था हमारा एबंडेंट माइन मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबंडेंट माइन मीथेन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
आप लोग को बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होती तो कर लेना है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन से ये CMR से आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। यहाँ F लिख किया है लेकिन बूस्टर होगा ये B है। बूस्टर फैन का क्या कार्य है? हमारा ऑक्सिलरी फैन का समझ गए, अब बूस्टर फैन का क्या कार्य है? एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेसेस में हवा पहुंचाना इसका काम है, या वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न में बहने वाली समस्त हवा को बढ़ाना इसका काम, या दोनों है, या कोई नहीं है इसमें से? तो हमारा बूस्टर का जो है ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न में बहने वाली समस्त हवा को बढ़ा देता है। राइट आंसर है आपका बी। कोल के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कोल किसको किसको हम लोग बोल सकते हैं। इसका सरल क्वेश्चन होगा कोल किसको किसको हम लोग बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। दूसरा कार्बनिक पदार्थ। तीसरा जिन्हें कोयले के रूप में बेचा जाता है। चौथा है सभी। CMR में आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, सभी को हम लोग कोयला बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थ को भी कोयला बोलते हैं, जिन्हें कोयले के रूप में बेचा जाता है, क्योंकि कोल जब हम लोग कटिंग करते हैं उसके साथ साथ स्टोन या रॉक भी कटता है। प्योर कोयला अंडरग्राउंड में आपको नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग कोयला के रूप में बेच देते हैं, तो उसको भी हम लोग कोयला ही बोलते हैं। और ये सब तो कोयला का नाम है ही, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 14 का आंसर है, क्वेश्चन है कोल माइंस या उसके किसी भाग से निकाली गई प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? अब ये कोल माइंस है, रनिंग कोल माइंस है। एक पहला क्वेश्चन था एमोंडेंट जो बंद था, अब ये कोल रनिंग कोल माइंस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CMM यानी कोल माइन मीथेन। इसका राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफी क्वेश्चन है इसमें। कमेटी का मतलब क्या होता है? सेक्शन 12 के अंतर्गत गठित, या सेक्शन 23 के अंतर्गत, या 8 के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सेक्शन 12 में, माइंस एक्ट का सेक्शन 12 में ये आपको मिल जाएगा कमेटी है। तो इसका राइट आंसर है ए। आपका सही आंसर 15 का ए हो जाएगा। राइट आंसर इज ए। एक कॉम्पिटेंट पर्सन, जिसको हिंदी में सक्षम व्यक्ति बोलते हैं, इसकी वायु कितनी होती है? एक कॉम्पिटेंट पर्सन की वायु मिनिमम कितनी होती है? 18, 20, 23, या इनमें से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भी। एक कॉम्पिटेंट पर्सन का 20 साल मिनिमम होना ही चाहिए। एडल्ट पर्सन का 18 होता है, और अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 16 साल अलाउ होता है, यानी 16 ईयर। तो इससे आपको 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। इसमें है आपका एडल्ट पर्सन, ये है आपका 20 कॉम्पिटेंट, और 16 जो है अप्रेंटिस, जो आप लोग पीडी करते हैं। इसमें मिनिमम 16 ईयर भी चलता है। CMM का फुल फॉर्म क्या है? कोल माइन मीथेन। 17 का सही आंसर है आपका ए, कोल माइन मीथेन। डीप होल ब्लास्टिंग में कितने गहरे होल ड्रिल किए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी सब्सिडरी ये क्वेश्चन दे ही देते हैं। तो डीप होल ब्लास्टिंग 3 मीटर से अधिक गहरे होल को ब्लास्ट करने में इसको डीप होल ब्लास्टिंग बोलते हैं। डीप होल ब्लास्टिंग में कितने गहरे होल ड्रिल किए जाते हैं? 3 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3 मीटर से अधिक होगी। 3 मीटर कंसीडर नहीं होता है, 3 मीटर से अधिक। ठीक है, तीन मीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शॉट फायरर एक सक्षम व्यक्ति है? क्या शॉट फायरर एक कॉम्पिटेंट पर्सन है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ है। तो ए आपका राइट आंसर होगा 19 का। और 20 क्वेश्चन जो है, सक्षम व्यक्ति को कौन नियुक्त करता है?
यानी अपॉइंटमेंट कौन करता है, सक्षम व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओनर, एजेंट, मैनेजर या ऑल, इनमें से कोई भी कर सकता है या ओनर, एजेंट या मैनेजर करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैनेजर। एक कॉम्पिटेंट पर्सन को मैनेजर नियुक्त करता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैनेजर ही नियुक्त करेगा उसको, ओनर एजेंट नहीं करता है। एक्सप्लोसिव एक्ट का निर्माण कब हुआ है, तो सीधा सिंपल है, इसका आंसर 1884 ईस्वी होता है। माइंस एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में माइंस एक्ट का निर्माण किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। किस नंबर का बी आंसर है, 22 का है जो फेस का क्या अर्थ होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेस का अर्थ क्या होता है, फेस गैलरी को बोलते हैं या जो आपका फ्रंट जो चल रहा है वो मूविंग जो आगे बढ़ता है उसको मूविंग फ्रंट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, या इन बाय इंड को बोलते हैं, या सभी को बोलते हैं। तो इसका सही आपका हो जाएगा इन बाय इंड को भी बोलते हैं, मूविंग फ्रंट को भी बोलते हैं, गैलरी जो है उसको भी हम लोग फेस बोलते हैं, यानी तीनों को फेस बोलते हैं। तो डी ऑल दिया हुआ, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल। फायरी सिम क्या है, फायरी सिम का मतलब होता है आपके सिम में आग लगा हुआ है या तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है। तो अंडरग्राउंड माइंस में फायर, या सेकेंड बी ओपन कास्ट में फायर, या तीसरा स्पॉन्टेनियस हीटिंग, या चौथा जो है ऑल हो जाएगा। तो सही आंसर आपका इन सभी को हम लोग फायरी सिम बोलते हैं, चाहे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो या ओपन कास्ट माइन में फायर लगा हुआ हो या अंडरग्राउंड माइंस वर्किंग में फायर हो, तो तीनों कंडीशन में फायरी सिम कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑप्शन के थ्रू एक बार अपने से कोशिश कीजिए मारने का। चलिए कोशिश कीजिए, चलिए हो गया आपका कोशिश, मैं आपको बता देता हूँ। 1 अप्रैल 31 मार्च तक इंड को बोलते हैं लगातार, या 1 जनवरी को लगातार से लेकर 31 मार्च दिसंबर तक, या और तीसरा है 1 मार्च 30 अप्रैल, या चौथा है 31 दिसंबर से 1 जनवरी को, यानी ये समय लगातार है। तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो लगातार समय होता है उसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है CEA का क्या फुल फॉर्म है। एक CEAR करके एक रेगुलेशन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर आपको फुल फॉर्म पता होगा। तो मैंने फुल फॉर्म तो बता ही दिया, ऑप्शन आपका समझ ही आएगा। ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, 25 का ए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेम प्रूफ एपरेटस का अर्थ क्या होता है। फ्लेम प्रूफ, ये भी काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, तो इसको नहीं गलती करना है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। ऐसा उपकरण जिसमें आग लगने का खतरा ना हो, पहला ऑप्शन दिया गया। ऐसा उपकरण जिससे इतनी मात्रा में चिंगारी निकलती है जिससे आग ना लगे, चिंगारी तो निकल रही है इतनी मात्रा में कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आग नहीं लगेगा। और तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है डी। तो सही हमारा आंसर जो हो जाएगा सी। फ्लेम प्रूफ एपरेटस दोनों की तरह के होते हैं, ऐसे उपकरण जिसमें आग लगने का खतरा ना हो, यानी चिंगारी उतनी निकल रही है तो आग लगने का खतरा नहीं है। तो दोनों ऑप्शन आपस में मेल जोल है, इसलिए दोनों के दोनों सही आंसर है आपका, यानी सी नंबर आपका सही हो गया है। सी नंबर सही होने के बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बैंक्समैन कहाँ तैनात होता है। बैंक्समैन के बारे में अगर जो नहीं जानते मैं उसको बता देता हूँ। बैंक्समैन एक शाफ्ट में होता है या किसी इंक्लाइन रास्ता है जो माइन से लेके फेस तक पहुँचने का जो रास्ता होता है उसमें होते हैं। और तो बैंक्समैन जो होते हैं कहाँ पॉइंट होते हैं, इसका क्वेश्चन यही है। तो इनसेट में होता है, अगर शाफ्ट बनी है इस तरह से, अगर शाफ्ट बनाए हैं तो ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं पिट टॉप, ये पिट टॉप है, ये आपका पीट बॉटम है, और जगह जगह पर यहाँ पर
प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जिसको हम लोग इनसेट बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन समझिए, बैंक्समैन की बारे में बात हो रही है। एक पद है, आदमी को तैनात किया जाता है, उसको बैंक्समैन बोलते हैं। तो इनसेट है हमारा यहाँ, यहाँ तैनात की जाती है, पीठ बॉटम में की जाती है, यहाँ पर, या दोनों जगह में, यहाँ और यहाँ दोनों, या सरफेस में जिसको पीठ टॉप बोलते हैं, या सरफेस, यहाँ तैनात की जाएगी। तो आपका सही आंसर हो जाता है पीठ टॉप में यानी सरफेस। तो 27 नंबर का जो ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। सरफेस या पीठ टॉप भी आप इसको बोलेंगे, दोनों में अगर ऑप्शन में रहा तो बोथ भी रहेगा। अगर सरफेस है तो सरफेस मारिए, पीठ टॉप है तो पीठ टॉप मारिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्म का निर्धारण कौन करता है? जो फॉर्म जो बनती है उसका निर्धारण कौन करता है? फॉर्म का जो निर्धारण है वो चीफ इंस्पेक्टर करता है। जितना भी फॉर्म बने हैं चीफ इंस्पेक्टर बनाए। गैस को क्या कहा जाता है? अब रेगुलेशन अगर पढ़े होंगे, डिफिनेशन रेगुलेशन नंबर 2, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि गैस किसको किसको कहता है। जो नहीं पढ़े और जान लें, गैस को क्या कहा जाता है? गैस ही कहा जाता है, या स्मोक, या स्टीम, स्टीम का हिंदी है भाप, या डी ऑप्शन सभी को बोला जाता है। तो ऑप्शन होगा हमारा डी राइट आंसर, क्योंकि गैस तीनों को ही बोला गया है रेगुलेशन में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। गैस आप लोग को स्मोक को बहुत हम लोग पढ़े कि स्मोक को स्टीम को नहीं बोलते हैं, लेकिन रेगुलेशन के हिसाब से ये तीनों के तीनों गैस में आती है। डिग्री 1 के गैसेस में गैस की मात्रा सामान्य वातावरण यानी जनरल बॉडी ऑफ एयर में निम्न इसमें अधिक नहीं होना चाहिए। डिग्री 1 की बात हो रही है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में CH4 की मात्रा, यानी गैस है तो यहाँ पर CH4, इतना जान लीजिए। अगर माइंस के बारे में बात की जा रही प्राकृतिक गैस या गैस, तो CH4 होता है इसका मतलब। तो डिग्री 1 में हमारा कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 0.1% से कम। और डिग्री 2 की बात की जाए तो 0.1% से अधिक होती है, और डिग्री 3 की बात की जाए तो 0.1% से अधिक होती है। यानी डिग्री 2 और 3 दोनों में सेम होती है, सिर्फ डिग्री 1 में 0.1% से कम होती है। तो इसमें आपका तीनों डिग्री का क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल बॉडी ऑफ एयर अंतर्गत आते हैं, यानी जिसके बारे में मैंने इसमें बताया था, सामान्य वातावरण जीबीए जिसको बोलते हैं जनरल बॉडी ऑफ एयर। हाँ, तो जीबीए में कौन कौन से जगह पे आते हैं, कौन कौन से जगह आते हैं? तो सीम का सामान्य वातावरण, शील्ड ऑफ एरिया, या बोरहोल की हवा, या सभी आते हैं। तो जीबीए में जो आपका है सामान्य वातावरण आता है, शील्ड ऑफ एरिया नहीं आता है, बोरहोल का हवा। यानी जीबीओ को ये दोनों जो पॉइंट है, इसको अगर बोला जाए तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सारा जीबीए में होता है। ए, बी और सी छोड़ के सभी जगह जीबीए के अंतर्गत आता है, चाहे कोई भी जगह हो, ऑल वर्किंग हो, गोफ हो, कोई भी हो। सिम का शील्ड ऑफ एरिया और बोरहोल की हवा को छोड़ के बाकी सब जीबीए में आते हैं। तो ये दोनों नहीं आते हैं। तो सिम का वातावरण दिया हुआ, तो ये राइट आंसर हमारा इसका ए होगा। इस एक क्वेश्चन से आपका 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा। तो इसको अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लें, और इस क्वेश्चन को वीडियो देखते हुए अपने से क्लिक करें, पहले ऑप्शन खुद से मारे, उसके बाद रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अच्छे से मारे, एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देख ले, फिर दोबारा इस वीडियो को देखें और इस बार अपने से खुद टिक मारना है कौन सा राइट आंसर है। तो इस तरह से आपका CMR से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। 32वां नंबर क्वेश्चन गोफ के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने बताया गोफ किसको बोलते हैं, पहले गोफ में क्लियर कर देता हूँ। गोफ इसको बोलते हैं जिसमें से कोयला और सपोर्ट दोनों निकाल लिएगा। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा। इसमें दे दिया जाएगा जिससे कोयला निकाला जा चुका है। आप तो जानते हैं सभी लोग कि गोफ कोयला निकालने के बाद गोफ बन जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं। उसमें से अगर सपोर्ट भी निकाल लिया गया है तब जाके वो गोफ कहलाता है। तो ऑप्शन है आपके गोफ के अंतर्गत आते हैं। वर्किंग प्लेस आता है क्या? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। डेवलपमेंट नहीं आता है। डिप्लरिंग में गोफ आता है। कोलेक्टेड एरिया नहीं। तो ऑप्शन आपका 32 का, सॉरी, डिप्लरिंग में भी
गोफ नहीं होता है। गोफ तो होता है कोल एक्सट्रैक्टेड एरिया, जहाँ से कोल पूरी तरह से निकाल लिया गया है। अगर इसमें और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया सपोर्ट भी निकाल लिया गया, अगर वो भी रहता है तो बोथ आंसर आपका रहेगा, तो बोथ मारना है। तो कोल एक्सट्रैक्टेड एरिया को हम लोग गोफ बोलते हैं, जहाँ से कोयला पूरी तरह से निकाल लिया गया और सपोर्ट भी निकाल लिया गया है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारा इस तीनों के ऑप्शंस को मिला के जो एक ऑप्शन बनता है कोल एक्सट्रैक्टेड एरिया, तो हमारा ये आंसर आपका डी सही हो जाएगा। तो 32 का डी सही है। तो हॉल रोड होती है, कहाँ पर होती है हॉल रोड? कॉलेज का रास्ता में, ट्रेवलिंग रास्ता में, या ओपन कास्ट के रास्ता में, या सभी में? तो हॉल रोड सभी जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। हॉल रोड ओपन कास्ट में ही बनता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। 33 का ए राइट आंसर है। अंडरग्राउंड में नहीं बनती है, कोई भी गलती से नहीं मारना है अंडरग्राउंड, एग्जामिनर भी हंसेगा कि क्या पढ़ाई किया है, डिप्लोमा में क्या ट्रेनिंग किया है। तो अपना इज्जत अपने हाथ में है, तो हॉल रोड ओपन कास्ट में होता है। HEMM का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म के बारे में जाना जाए तो HEMM ओपन कास्ट का टर्म है। जो मशीनरी होती है सारी HMM मशीन होती है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी या हैवी अर्थ मशीनरी मूविंग, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपका सही आंसर जो हो जाएगा ए, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। अगर मशीनरी के जगह पर मशीन दिया हुआ है तो मशीन होगा सही आंसर, लेकिन अगर दोनों मशीन और मशीनरी दोनों दिया गया तो आप पहला प्रेफरेंस मशीनरी को दीजिएगा, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना है, मशीन और मशीनरी दोनों रहेगा तो मशीनरी पहला प्रेफरेंस होगा। 35 का क्वेश्चन HMM के अंतर्गत नहीं आते हैं। HMM किसको हम लोग नहीं बोलते? क्वेश्चन का मतलब यही, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन को HMM नहीं बोलते हैं, या 50 mm से कम होल्ड करने वाली ड्रिल मशीन को नहीं बोलते हैं, या दोनों को नहीं बोलते हैं, और या तो फिर ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको दोनों को, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन को भी नहीं बोलते HMM, और 50 mm से कम होल्ड को कोई ड्रिल मशीन कर रही है, कम होल्ड ड्रिल मशीन कर रही है, तो उसको भी HMM हम लोग नहीं बोलेंगे। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लाइन क्या होती है? क्या होती है इंक्लाइन? इंक्लाइन होती है, क्या होती है देखते हैं। गैलरी रोडवेज, सरफेस से भूमिगत भाग में जाने वाला ढालू रास्ता, यानी जो इंक्लाइन रास्ता जो उसको बोलते हैं ढालू रास्ता, सरफेस से भूमिगत भाग में, यानी सरफेस से लेके हमारा फेस तक पहुंचने वाला रास्ता, या ट्रांसपोर्टिंग लाइन जैसे हॉलेज रोडवे, ट्रांसपोर्टिंग लाइन हो सकता है, कन्वेयर हो सकता है, कुछ या और सभी को बोलते हैं। तो इंक्लाइन बेसिकली जो है हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सरफेस में भूमिगत भाग में जाने वाला ढालू रास्ता को इंक्लाइन बोलते हैं ना, इंक्लाइन है, 1 नंबर इंक्लाइन। अगर कोई ट्रेनिंग किए होंगे इंक्लाइन में, कोई साफ्ट में किया होगा, अंडरग्राउंड में 2 तरह से हम लोग रास्ते बनाते हैं, इंक्लाइन या साफ्ट बना सकते हैं। तो सरफेस से भूमिगत भाग में जाने वाला ढालू रास्ता को ही हम लोग इंक्लाइन बोलते हैं। इंस्टिकली शेप का क्या अर्थ होता है? एक था फ्लेम प्रूफ, अब दूसरा है इंस्टिंक्टिवली सेफ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है, ऐसा उपकरण जिससे आग लगने का खतरा ना हो। दूसरा है ऐसा उपकरण जिससे इतनी मात्रा में चिंगारी निकलती कि जिसमें आग ना लगे। तीसरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक बार सोच के आप देख लीजिएगा। अगर नहीं आपका सही हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों। ऐसा उपकरण जिसमें आग लगने का खतरा ना हो, वो खुद में सेफ है। इंस्टिंक्टिवली सेफ का मतलब खुद में सेफ है। जैसे उपकरण जिसमें इतनी मात्रा में चिंगारी निकले कि जिससे आग ना लगे, तो दोनों को हम लोग इंस्टिंक्टिवली सेफ बोलते हैं। 37 नंबर क्लियर हुआ। मैंने बताया था इंसेट के बारे में, अगला क्वेश्चन इंसेट है। आप लोग खुद से बताइए इंसेट किसको बोलते हैं। मैंने बताया था ना एक साफ्ट बना के। तो इंसेट का अर्थ होता है साफ्ट का ऊपरी भाग, साफ्ट बॉटम, साफ्ट के बीच का प्लेटफॉर्म, या डी। बताइए, हो गया? चलिए तो मैं बता देता हूँ, किसी का अगर गलत हुआ तो मिला ले। साफ्ट के बीच का जो प्लेटफॉर्म हम लोग बनाए थे, एक साफ्ट जो बनाए थे, ये पीट टॉप था, ये पीट बॉटम था, और बीच में जो प्लेटफॉर्म बनती है वो सबको इंसेट बोलते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और आती, इंसेट कहाँ बन सकती है? तो सिर्फ साफ्ट में ही बनती है। इंक्लाइन बनाते हैं तो इसमें कोई भी प्लेटफॉर्म बीच में नहीं बनाई जाती है। तो इंसेट सिर्फ साफ्ट में ही बन सकती है। इससे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। मटेरियल का अर्थ है कोयला, पत्थर, मलबा या अनमाल, या सभी को। मटेरियल किसको हम लोग बोलते हैं? रेगुलेशन के हिसाब से, अब अपने से नहीं समझिए, रेगुलेशन के हिसाब से बात हो रही है।
तो 39 का क्वेश्चन है मटेरियल का अर्थ है, तो अर्थ तीनों का तीनों को मटेरियल हम लोग बोलते हैं, पत्थर को भी, कोयला को भी, मलबा या अन्य माल को भी, यानी सभी को हम लोग मटेरियल बोलते हैं। मिस फायर का अर्थ होता है शॉर्ट होल में भरे बारूद का आधा जलना, आधा जलना मतलब आधा जलना, शॉर्ट होल में भरे बारूद में सॉकेट मिलना, शॉर्ट होल में भरे बारूद का ना ब्लास्ट होना। तो मिस फायर जो होता है किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मिस फायर उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, अगर कुछ बारूद फटा है तो वो मिस फायर नहीं कहलाएगा। अगर बारूद पूरा फटने के बाद भी अगर सॉकेट क्रिएट होता है, सॉकेट कब क्रिएट होता है? जब उस होल में अधिक मात्रा में बारूद डाल दिए हैं या स्पेसी कम रखे हैं, स्पेसी बर्डन अगर कम रखे हैं तो क्या करता है, बारूद का इफिशियंसी जितना है उससे ज़्यादा होल तोड़ता है वो, यानी इफिशियंसी इतना है। और हम लोग जो होल सटा सटा के मार दिए हैं उससे क्या करें, अगला का भी जो बारूद अपना एरिया कवर करने वाला था वो पिछला वाला जो बारूद उस एरिया को कवर कर सकता है या उससे कम एरिया कवर करता है। तो यानी कि पूरा का पूरा होल का ब्लास्ट ना होना, कुछ जगह बच जाना ही सॉकेट कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एक भी बारूद का ना फटना, पूरे के पूरे होल में एक भी बारूद नहीं फटा है तो वो हमारा मिस फायर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरदार एक सक्षम व्यक्ति है? यानी कॉम्पिटेंट पर्सन, एक सरदार को हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या? पहला हाँ, बी में छूट गया है, नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं है तो नहीं, यानी सरदार कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, वो ऑफिशियल आता है। क्या सैम्पलिंग इंचार्ज एक ऑफिशियल है? पदाधिकारी का इंग्लिश होता है ऑफिशियल, हाँ या ना? तो एक सैम्पलिंग इंचार्ज का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है? डिप्लोमा इन माइनिंग इंचार्ज। तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही, माइनिंग सरदार या ओवरमैन का बात हो रहा है। तो इसका सही आंसर हाँ हो जाएगा। ऑन सेटर कहाँ तैनात होता है? तो मैंने बताया था कि शाफ्ट बनता है और पीट टॉप, पीट बॉटम, पीट टॉप, पीट बॉटम एक इंसेट जो बनाए हम लोग, यहाँ पर कौन रहता है? ऑन सेटर रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा इनसेट। 43 का किधर गया? ऑन सेटर कहाँ तैनात होता है? तो 43 का हो जाएगा इनसेट। सॉरी, पीट बॉटम भी दिया हुआ है ना, तो दोनों हो जाएगा। एक बैंक्समैन ही सिर्फ सरफेस में होता है और दोनों जगह पर ऑन सेटर होता है। तो सही आंसर हमारा बोथ हो जाएगा। ऑन सेटर दोनों जगह तैनात किया जाता है, इनसेट में भी और पीट बॉटम में भी। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक्सप्लोसिव की बात की जा रही है, एक्सप्लोसिव को कौन अप्रूव करता है? अनुमोदित का इंग्लिश होता है, अप्रूव करता है। तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, जिसको रेम बोलते हैं शॉर्टकट में, और दूसरा है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जिसको सीआई मैंने शॉर्टकट में लिखा, तीसरा है मैनेजर, चौथा है ओनर। तो उसको अप्रूव कौन करता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चीफ इंस्पेक्टर ही एक्सप्लोसिव को अप्रूव करता है। कोई भी एक्सप्लोसिव जो है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ऐसी स्पेसिफाइड गैजेट के में लिखा रहता है, उसी के थ्रू चीफ इंस्पेक्टर जो है अप्रूव करता है। चीफ इंस्पेक्टर ही बताएगा कैसा हमें बारूद यूज करना है, किस तरह का। तो प्रिंसिपल ऑफिशियल का क्या अर्थ होता है? प्रिंसिपल ऑफिशियल एक माइंस में एक पद होता है, इसका अर्थ क्या है? एजेंट, ओनर, माइनिंग सीनियर ऑफिशियल या सभी को बोलते हैं। तो ऑप्शन होगा माइनिंग सीनियर ऑफिसर। तो एक जो पद होता है जो माइनिंग डिसिप्लिन का सबसे बोला जाता है सीनियर, सबसे सीनियर ऑफिसर को माइनिंग ऑफिशियल बनाया जा सकता है। तो कौन हो सकता है? मिनिमम ओवरमैन होता है, उसके ऊपर सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास कोई भी बन सकता है। और एन एजेंट ओनर को छोड़ के माइनिंग डिसिप्लिन, क्योंकि एनर एजेंट को जरूरी नहीं है कि माइनिंग किया हुआ होगा। तो माइनिंग डिसिप्लिन का सीनियर बंदा होगा और मिनिमम होगा ओवरमैन। माइनिंग से ज़्यादा सीनियर ऑफिशियल नहीं बन सकता है। नदी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी। पानी की कोई धारा जो 12 मौसम में बहती है या हाईएस्ट फ्लूड लेवल या पानी की धारा या सभी को बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, नदी इन सभी को हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन डी अब हमारी सही आंसर होगा आपका, सभी को बोलते हैं। अनुसूची होती है,
अनुसूची होती है। तो अनुसूची जो है रेगुलेशन का हिंदी अर्थ है, तो रेगुलेशन ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉकेट का अर्थ है क्वेश्चन लास्ट होने वाला है। सॉकेट का अर्थ है शॉर्ट होल में भरे बारूद का आधा जलना, जो सॉकेट के मैंने बारे में बताया। शॉर्ट होल में भरे भरे का डाउन आउट आउट आउटशॉट होना, ब्लाउन आउटशॉट होगा, डाउन नहीं होगा, ब्लाउन आउटशॉट होगा। डाउन गलत है, ये यहाँ ब्लाउन होगा। ब्लाउन आउटशॉट होना, शॉर्ट होल में भरे बारूद का ना ब्लास्ट होना, या सभी। तो सॉकेट मैंने बताया था, ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। शॉर्ट होल में भरे बारूद का आधा जला हुआ है, तो जिसके कारण सॉकेट क्रिएट हुआ है, तो उसी को हम लोग सॉकेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्किंग प्लेस। तो वर्किंग प्लेस किसको बोलते हैं? आपको रेगुलेशन 2 में आपको पढ़ लीजिएगा अच्छा से, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। सारे रेगुलेशन नंबर 2 और 1 से बने, तो जिसमें किसी व्यक्ति को जाने का कानूनी अधिकार है, हाँ इसको बोलते हैं। जहाँ व्यक्ति कार्य करता है, हाँ बिल्कुल इसको भी बोलते हैं। तो सही आंसर डी में दोनों दिया हुआ, तो दोनों सही आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका तीसरी डिग्री गैसीय में गैस की मात्रा प्रति टन उत्पादन से कितनी अधिक होनी चाहिए। तो आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 दोनों के लिए बता देता हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। डिग्री 3 की बात हो रही है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और डिग्री 1 की अगर बात होती तो आपका आंसर होता है एक क्यूबिक मीटर तक। 1 क्यूबिक मीटर तक जो है डिग्री 1 में आता है, और डिग्री 2 में 1 क्यूबिक मीटर से अधिक और 10 क्यूबिक मीटर से अधिक ना, यानी 1 क्यूबिक मीटर से अधिक है, 10 क्यूबिक मीटर तक डिग्री 2 है। और डिग्री 3 में 10 क्यूबिक मीटर से अधिक उत्पादन हो रही है, तो डिग्री 3 में कंसिडर की जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एमसीक्यू टॉपिक 1 से 2 रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है इसको बनाने में, मुझे भी थोड़ा काम है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। रेगुलेशन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, आप लोग बस वीडियो में बने रहें। आपका टोटल रेगुलेशन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका रेगुलेशन से नहीं छूटने वाला है। एग्ज़ाम दे के आने के बाद एक बार देख लीजिएगा आप लोग को वीडियो में जितना भी बताया गया है, अगर आप किए होंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर उसमें आपका नंबर मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, मैं जल्दी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो भी बनाने का। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, धन्यवाद।